तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए सारे, माइक्रोस्कोप वाले, टेलीस्कोप वाले क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए थे हमारे, ठीक है। तो वहां तक सब लोग थे, कल नहीं थे क्लास में? यस सर। ओके, तो आज जो है वेव ऑप्टिक्स शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो आपकी लाइट है उसके लिए अलग अलग थ्योरी टाइम टू टाइम दी गई। पहले उसको पार्टिकल माना गया, पार्टिकल भी पहले ऐसे माने गए कि पार्टिकल जो है वो अलग अलग साइज के हैं, फिर माना गया कि नहीं सेम साइज के पार्टिकल हैं, आइडेंटिकल पार्ट, ऐसा माना गया कि अलग अलग कलर के जो पार्टिकल होते हैं लाइट के वो अलग अलग होते हैं। न्यूटन ने थ्योरी दी थी तो वो गलत हो गई थी, फिर आई पार्टिकल थ्योरी आई, फिर वेव थ्योरी आई, फिर ड्यूअल थ्योरी आई। तो ये हम जो बात कर रहे हैं अब जो है हम ड्यूअल माने वेव थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो लाइट जो है कई बार जो है वेव का नेचर शो करती है। वेव का नेचर क्या होता है कि अगर वेव मान लो कहीं जा रही है तो वो बैंड कर सकती है फ्रॉम द ऑब्स्टेकल, इंटरफेरेंस शो कर सकती है ना। पार्टिकल इंटरफेरेंस शो नहीं करते यूजुअली, नहीं करते, वेव शो करती हैं। तो सब पार्ट नेचर जो है ना ये साउंड सॉरी लाइट भी शो करती है। तो फिर साइंटिस्टों ने देखा कि यार कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो कि इसके वेव नेचर को प्रूव करते हैं। जैसे कि अभी आप पढ़ोगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट है, और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर को शो करते हैं। पार्टिकल नेचर का पढ़े आपने एक्सपेरिमेंट कुछ जो पार्टिकल नेचर Yes, शो sir. करते हैं? कौन सा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को शो करता है, ठीक है। Yes. कैसे पता चलता है पार्टिकल नेचर है लाइट में? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कैसे पता चलता है पार्टिकल नेचर ही है उसमें? मतलब उस एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्वेशन थी कि लाइट को मतलब एज अ पैकेट कंसिडर किया गया था कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो पैकेट्स में होती है, करेक्ट। वो कंटिन्यूस नहीं होती। हाँ, तो उससे क्या होता है, अच्छा अगर कंटिन्यूस होती तो क्या फर्क पड़ता है एक्सपेरिमेंट में? कंटिन्यूस होता तो ये फर्क पड़ता। सर इसका एक एक्सपेरिमेंट से कंट्रीब्यूशन नहीं आया था, बहुत देर तक डिबेट चली थी। सबसे पहले जो प्लैंक थे वो उस पे जो हॉट बॉडी रेडिएशन होता है उस पे काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा था कि एक ही वेवलेंथ पे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं हीट से, वो एक वेवलेंथ पे स्ट्राइक करता है, जो हमने पढ़ा था वो लैम्डा एम इज इक्वल टू बी वाला, लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी वाला। तो वहां से प्लैंक ने कहा था कि शायद जो टेम्परेचर से एक्साइटेशन हो रही है इलेक्ट्रॉन की वो है क्वांटाइज्ड है, वो सिर्फ एक सर्टेन नंबर के लिए फिक्स्ड है। तो वहां से जो क्वांटम का वो था कंसेप्ट था वो वहां से चालू हुआ था। फिर एक मिचेल्सन मोर्सले वाला एक्सपेरिमेंट था, वहां से भी बहुत आया था लाइट का पार्टिकल नेचर। ओके, हाँ सही है। वो आप पढ़ोगे अभी जब बीटेक में जाओगे ना, वहाँ पढ़ाएंगे आपको माइक्रोवेव मोलेज एक्सपेरिमेंट आप बता रहे हो। अभी ये बताओ कि यहाँ पे जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने जो पढ़ा है, जितना हमें पता है, जितना हमने थ्योरी पढ़ी है, उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। मतलब अगर पार्टिकल नेचर ना होता लाइट में और आप लाइट गिरा रहे होते उस पे मेटल पे तो क्या होता? वेव नेचर होता मान लो लाइट का, तो क्या होता? सर तो फिर जो लाइट की वेव वो है फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है कि अगर कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं आना चाहिए था इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पे आना चाहिए था, या और इंटेंसिटी से ही फर्क पड़ना चाहिए था। इंटेंसिटी से फर्क पड़ता, हाँ वो भी एक बात है। दूसरा ये होता कि भाई मेटल पे जब आप लाइट गिरा रहे हो तो यूनिफॉर्म लाइट गिरती, तो जो उसको एक वर्क फंक्शन चाहिए होता है वो उसे काफी देर बाद मिलता है ना। मतलब ये आप डिफरेंस सब समझ लो। जैसे मान लो भाई कि मेरे को मान लो आप क्लास में 30 बच्चे हो, मेरे पास पैसे हैं बहुत सारे, मैंने मान लो करोड़ रुपए आ गए। अब मेरे को बोलना है सबको मेरे को करोड़ रुपए देना है, तो मेरे दो तरीके हैं। मतलब मैं एक तो एक काम कर सकता हूँ, सबको मैं पहले 1-1 लाख रुपए दूं, फिर मैं 1 लाख और दूं, सबको 1-1 लाख 30 लाख दे दूं, फिर 1-1 लाख दूं, फिर 1-1 लाख दूं, तो आप करोड़पति बनोगे, लेकिन काफी टाइम बाद पहला बच्चा बनेगा और फिर सारे बन जाओगे उसके बाद। एक तरीका ये नहीं है पहले 1 करोड़ रुपए एक आदमी को दे दूं, फिर 1 करोड़ रुपए दूसरे आदमी को दे दूं, तो करोड़पति बनते जाएंगे साथ के साथ, हैंड टू हैंड। तो पार्टिकल नेचर ऐसा ही है कि जब फोटोन गिरा उसमें तो सारी एनर्जी उसने जो एनर्जी आई उसने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी सारी की सारी, तो इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकल गया। फिर दूसरा फोटोन आया, दूसरे पे गिरा, उसने उसको बाहर निकाल दिया, तीसरे पे गिरा, उसने उसको बाहर निकाल दिया। अगर मान लो ये वेव नेचर होता तो लाइट पूरी मेटल पे यूनिफॉर्म गिरती, तो क्या होता, धीरे धीरे मिलती इनको एनर्जी, कुछ एनर्जी मैंने कम मिलती, सारी एनर्जी एक पे नहीं आती। तो क्या होता कि उसको निकलने में काफी टाइम लग जाता, जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहते तो एक टाइम के बाद वो निकलता उससे बाहर,
ऐसा होता। yes, ऐसी और मैंने कैलकुलेशन करी है, उसमें कुछ रफ कैलकुलेशन की हुई है, तो उसने 8 घंटे या 10 घंटे कुछ टाइम निकाला है कि अगर लाइट गिरेगी तो 10 घंटे बाद पार्टिकल निकलेगा। क्या ऐसा होता है 10 घंटे बाद निकलता पार्टिकल? हो जाता है। इंस्टेंटेनियस निकलता है। तो इंस्टेंटेनियस क्यों निकलता है? क्योंकि जो फोटोन मैंने वहाँ पे जो गिर रहा है, ये पैकेट आपका पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर ले रहा है, क्योंकि पैकेट की फॉर्म में गिर रहा है, ना कि वेव की फॉर्म में। तो इसलिए वो इंस्टेंटेनियस हो रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा शो हो रहा है कि इट इज अ पार्टिकल। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस। ओके। तो अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग जो है वेव नेचर की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जो है वेव नेचर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे वेव नेचर जो शो होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसमें कुछ थ्योरीज हैं। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं वेव फ्रंट। जब वेव को मैं एक्सप्लेन करता था, कुछ उसमें टर्म्स दी गई थी साइंटिस्टों के द्वारा, और फिर उसके बेस पे वेव थ्योरी एक्सप्लेन करी गई थी। तो टर्म्स क्या थी? वेव फ्रंट था, ठीक है? टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव फ्रंट क्या होता है हमारा? वेव फ्रंट बेसिकली जो है अ, एक लोकस ऑफ पार्टिकल होता है जो कि सेम फेज में होते हैं, या फिर सेम वाइब्रेशन, सेम टाइप के वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। मतलब कि मैं बताता हूँ आपको, पहले डेफिनेशन लिख रहे हैं। लोकस ऑफ पार्टिकल इन मीडियम which are vibrating at same phase at a given instant। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, है ना? जैसे आपने स्ट्रिंग वगैरह देखा होगा, तो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे होते हैं कुछ पार्टिकल, तो उनको हम बोलते हैं कि वो वेव फ्रंट है। जैसे मान लो कई सारे आपके हों, तो फेज आप लिखते हो ना, पे जीरो लिखते हो उसको, फिर यस, पाई/2 पाई। 180 ऐसे करके लिखते हो, है ना? जो भी आपका है ऐसे। यहाँ पर लेकिन सर सेम इंस्टेंट नहीं होगा ना ट्रांसफर मैं वेव में? आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। साउंड में कैसे थे? ये फेज है ना? तो इस टाइम पे ये इसका फेज इतना है, इसका 0 है, इसका 90 है, इसका 180, इसका 270, 360 ऐसी ऐसी। मान लो एक और वेव जा रही है, उसका भी कुछ होगा। मानो एक ही सोर्स से निकले हैं सारे, तो इसके जो ये पार्टिकल है सारे, इनका सबका फेज 90 होगा, और इन सबका 180 होगा, इन सबका 270 होगा। तो ये एक वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे ये दूसरा वेव फ्रंट है, ये तीसरा वेव फ्रंट है। तो वेव फ्रंट जो होता है, लोकस ऑफ पार्टिकल होता है जो कि सेम फेज में होते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है? अब लाइट के केस में अगर हम बोलें, तो जैसे मान लो एक पॉइंट है, बल्ब है या समथिंग है, यहाँ से लाइट निकल रही है, सब डायरेक्शन में जाएगी। तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। उसकी शेप क्या होगी? स्फेरिकल। स्फेरिकल होगी। अगर हम 3 डायमेंशन में देखें तो इसकी शेप होगी स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। ऐसे ही दूसरा वेव फ्रंट बनाओगे तो ये बनेगा, तीसरा बनाओगे तो उसके बाहर होगा। तो ये सारे पार्टिकल एक फेज में होंगे एक टाइम पे, उसको बोलते हैं हम वेव फ्रंट। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस। ओके। ऐसी आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। वो कब हो सकता है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट? अगर सोर्स कैसा हो? स्ट्रेट सोर्स हो, लाइन सोर्स। लाइन सोर्स अगर होगा तो यू कैन हैव द स्फेरिकल वेव फ्रंट। मान लो लाइन सोर्स है, उससे लाइट निकल रही है बाहर, तो यू कैन हैव द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है ऐसे।
ये लाइन सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स था। तो स्फेरिकल हो गया, ये हो गया। कभी प्लेन हो सकता है, प्लेन वेव फ्रंट सीट वाला। शीट को अगर बीट करें साउंड, अगर क्या करें? अगर एक शीट है प्लेन शीट, उसे अगर बीट करें तो जो साउंड निकलेगी अच्छा वो उस हिसाब से निकलेगी। ठीक है, तो आपका या तो जो है सोर्स आपका जो है वो एनर्जी आपको दे रहा है जो शीट की फॉर्म में दे रहा हो, ऐसा कुछ हो, तब हो सकता है ना। या फिर जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो है जो ये लाइन सोर्स है काफी दूर हो। जैसे जब दूर जाएंगे ये, मान लो ये सोर्स है आपका लाइन सोर्स या स्फेरिकल वाला सोर्स है, मान लो ये यहाँ पे इसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट बना, यहाँ पे एक और बना, यहाँ पे एक और। जैसे आप बाहर जाते जाओगे तो आप इसका अगर पोर्शन लोगे तो ज्यादा ज्यादा फ्लैट होता जाएगा वो। यस, और अगर आप बड़ा स्फेयर ले लिया, बहुत बड़ा स्फेयर हो गया, तो बिल्कुल फ्लैट आ जाएगा वो, ऐसे आ जाएगा लगभग। तो ये जो हो सकता है, ये हो सकता है आपका प्लेन वेव फ्रंट बन जाए। तो प्लेन वेव फ्रंट जो होता है वो तब हो सकता है अगर बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई लाइन सोर्स या कोई पॉइंट सोर्स हो। सो इसके बाद एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके हो गया सर। ठीक है ओके। तो ये हमारा तीन तरह के वेव फ्रंट हो गए। ये किधर हुए सबको वेव फ्रंट, जब हमने तीन डिस्कस किए? यस सर। यस। यस सर। ओके अब ये जो वेव फ्रंट होंगे दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। यस, अब देख ही रहे हो, अगर मान लो ऐसे रे आ रही है आपकी कहीं पे, तो हम वेव फ्रंट जो बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे। और या फिर ऐसे रे आ रही हैं तो ऐसा बनाएंगे, परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा, है ना। ऐसी रे जा रही है तो ऐसा बनाएंगे। तो ये जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब वेव फ्रंट के जो कंसेप्ट है, इस पे बेस थ्योरी जो है स्टार्ट हुई यहाँ पे, और इस पे जो काम किया वो किया हाइगन ने। तो द हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन ने क्या बोला, दो प्रिंसिपल दिए हाइगन ने। उसने जो वेव प्रोपोगेट होती है उसके लिए क्यों प्रोपोगेट होती है, कैसे कैसे प्रोपोगेट होती है, तो उसके क्या कंसेप्ट हैं, उस पर उसने बोला दो चीजें। पहला उसने बोला वेव प्रोपोगेशन में कि जो कोई भी पॉइंट है वेव फ्रंट पे, पहले लिख लेते हैं, इसको भी समझाएंगे। एनी पॉइंट ऑन द ऑन द गिवन वेव फ्रंट बोल सकते हैं, गिवन वेव फ्रंट इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं जो हाइगन ने बोला था कि प्राइमरी पहला वेव फ्रंट जो बनता है उससे अगला कैसे बनता है। उसने कहा जो पुराना वेव फ्रंट होता है पहले वाला, एनी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट यानी प्राइमरी वेव फ्रंट act as a source of a new disturbance called
वेवलेट्स, ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं। which travel in all directions with the velocity of light in that medium। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरा उसने बोला, अब इसको समझाने का मतलब क्या है। दूसरा उसने बोला कि a surface touching these secondary wavelet tangentially in the फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते भी, फॉरवर्ड का लेंगे केवल। फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट gives the new wave front at that instant this is called secondary wave front। तो secondary कैसे बना प्राइमरी से, ये इसने बोला, this is called प्राइमरी वेव फ्रंट से सेकेंडरी कैसे बना, ये इसने बोला। उसको समझ लेते हैं कैसे। पहले सबने लिख लिया है, किसी का छूटा तो नहीं है कुछ? सर पिछली स्लाइड वाला एक बार। हो गया सर। ओके, ये उसका मीनिंग क्या है? चलो नोट करते रहना, क्योंकि मैं दूसरे कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, ये कई बार रुक जाता है। ये स्क्रीन शॉट पे एटलीस्ट मैं भी सेव कर लेता हूँ। कंट्रोल ऐसे सेव होता है ना। ओके, तो अभी जो है सेव करते रहेंगे बीच में। उसने ये बोला कि जो आपका वेव फ्रंट है, मान लो कोई वेव फ्रंट बन गया आपका, ये वाला मान लो स्फेरिकल की बात चल रही है या ऐसा है कुछ। अब ये कह रहा है इस पे सारे जो पॉइंट होते हैं, कोई भी पॉइंट, दे एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। उससे क्या होता है, लाइट मूव करती है हर डायरेक्शन में। तो हर डायरेक्शन में मूव करके ऐसे चली जाएगी, इससे ऐसे निकल जाएगी, इससे ऐसे, चारों डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, इससे हर डायरेक्शन में, इससे हर डायरेक्शन में। उसने कहा था कि सारे पॉइंट एक्ट करते हैं और उससे जो है लाइट जो है डिस्टर्बेंस जो है मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। पहली बात उसने ये बोली। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ बनेगा? तो उसने बोला ये तो वेवलेट हुए, इनको वेवलेट बोलते हैं। सेकेंडरी वेव फ्रंट कहाँ बनेगा? उसने कहा कि अब जो ये इन पे जो टेंजेंट ड्रॉ करो। अब टेंजेंट तो यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है और यहाँ भी हो सकती है। उसने कहा नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन जिधर को चल रहा था डिस्टर्बेंस, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट ड्रॉ करो तो इट गिव यू द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये सेकेंडरी बना। तो ये प्राइमरी था, उससे ये सेकेंडरी बना। तो ये दो लॉ का मतलब है। आई थिंक अब लॉ क्लियर होगा आप लोगों को। एनी पॉइंट एट अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड वेवलेट। तो वेवलेट के हमने बनाए थे गोल गोल से, दे ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो गोल बन गया वो। फिर उस पे सरफेस टचिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव द न्यू वेव फ्रंट इंस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया जिसने बोला है। सर फॉरवर्ड में क्यों बना रहे हैं सिर्फ? उसने लॉ बोला है कैसे करना है। फिर ट्रैवल तो हर डायरेक्शन में कर रहे हैं ना ये। हालांकि अब उसने बोला ना कि ऐसे करना है, उस
अब वेव आपको कैसा पता कि वेवलेट होंगे, वेव फ्रंट होंगे, वो तो सब थ्योरीज में दिए तो उसकी माननी पड़ेगी ना पूरी। यस सर। उसने कोई थ्योरी कुछ उसका दिया होगा एक्सप्लेनेशन भी, उसके लेवल पे कुछ होगा ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता, या उसने एम्पेरिकली कुछ प्रूव किया होगा कहीं नहीं। पर हमें उसने ये बोला था कि दो चीजें आप करो तो आप सेकेंडरी वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो, उसने ये बोला। ठीक है, यस सर। ओके। अब जो है ये थ्योरी है, अब इस थ्योरी का यूज करके हम लोग जो है स्फेरिकल वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेव फ्रंट आपको बनाना है, सिलेंड्रिकल में बनाना है, प्लेन में बनाना है, तो सारे बना सकते हो। तो काफी डिफिकल्ट है इसको बनाना, आपको कंप्यूटर का हेल्प लेना पड़ेगा, तो बना सकते हो आप। लेकिन अब इस थ्योरी से जो उसकी थ्योरी है आइगन की, तो कैन वी एक्सप्लेन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखते हैं कि हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों प्रूव आपके सिलेबस में है बोर्ड के, तो देख लेते हैं एक बार कैसे प्रूव करेंगे हम रिफ्लेक्शन on the basis of wave theory, रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। हमें रिफ्लेक्शन में प्रूव करना है कि I इक्वल टू R होगा। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, देखो ज्योमेट्री वगैरह यूज करनी पड़ेगी, उससे प्रूव करेंगे। तो मान लो ये आपकी लाइट यहाँ पे गिर रही है, कोई रे, तो रे जब गिर रही है तो कई सारी रे गिरेंगी। तो मान लो ये रे गिर रही है यहाँ पे, एक रे ये है, एक और रे है, तो उसमें वेव फ्रंट ड्रॉ करेगा। तो वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर वेव फ्रंट बनेगा इसके ऐसे। ठीक है, तो ये रे आ रही है, एक रे ये आ रही है। ठीक है, ये यहाँ पे गिर रही है। अब जब यहाँ पे जहाँ पे गिरेगी तो वहाँ पे वेव फ्रंट बना सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे वेव फ्रंट बना सकते हैं। तो मान लो यहाँ पे गिरी, आपने यहाँ पे तक बनाया इसको। ठीक है, यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक है, और यहाँ से रे जो रिफ्लेक्ट होकर चली गई इधर को, ये यहाँ से चली गई। अब ये जो गिरेगा दूसरा वाला, वो गिरेगा मान लो यहाँ पे, तीसरा वाला गिरेगा जाके यहाँ पे, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होंगी। ऐसे होगा, है ना, तीनों पैरेलल होंगी। ये थोड़ा सा पैरेलल कर लेते हैं, ये वाली टेढ़ी लग रही है। तो ये रे जो है ना, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे है, वो प्रूव ये करना है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, और हमें वेव फ्रंट का यूज करना है इसमें। तो ये हमने बनाया यहाँ पे वेव फ्रंट, को थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि रे में और इसमें डिफरेंस समझ पाओ। ये वेव फ्रंट है हमारा। अब जो रिफ्लेक्टेड हुआ तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, तो वहाँ भी आप एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हो। तो वी कैन ड्रॉ वेव फ्रंट लाइक दिस, परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है एक, और एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो पहली वाली रे जो यहाँ चली गई तो 1 डैश मान लेते, इसको 2 डैश मान लेते, इसको 3 डैश मान लो। ये ए बी जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और ए डैश बी डैश जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा फिर। ठीक है, और एंगल आर जो होगा वो अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको हम आर बोल सकते हैं। ये अगर आर होगा, इस पे वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, तो कैन वी से दैट दिस इज एंगल आर। बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये प्लस ये 90 है, तो ऐसी कंडीशन है। ये एंगल प्लस ये एंगल 90 है, ये x मान लो, तो ये प्लस x 90 है, और ये ऐसा है दूसरा वेव, ये प्लस ये भी 90 है क्योंकि वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होता है। इस एंगल में मैं ये जोड़ूं तब भी 90 आ रहा है, इसमें ये जोड़ूं तब भी 90 आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल बराबर है आपस में। यस सर। ये दोनों एंगल बराबर, तो मैंने r लिख दिया। ठीक है, तो ये r है। अब मुझे प्रूव करना है ये i और r दोनों बराबर हैं। ए डैश बी डैश क्या है? a डैश b डैश जो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ओके।
ये रिफ्लेक्टेड रे है सारी, तो रिफ्लेक्टेड रे के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ जाएगा ये। और ये यस है ना, एक वेव फ्रंट बना है जहाँ पे टच कर रही है रे, कई सारे वेव फ्रंट बन सकते हैं ऐसे। तो मैं यहाँ पे भी एक ही बनाता हूँ, मतलब कंफ्यूज हो रहा है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब देखो जो हाइगन की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि जो सारे पॉइंट हैं वो एक्ट करेंगे उसकी तरह और ये मूव करेगा, वेव जो है सी की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब ये वाली रे टकराई यहाँ पे और ये रे फाइनली जो है यहाँ पे पहुंची, मतलब टी टाइम में यहाँ पे पहुंची, तो डिस्टेंस कितना होगा ए बी डैश, सिटी लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं सिटी, ठीक है। तो ए बी डैश मेरा जो है सिटी होगा। अच्छा टी टाइम में यहाँ पे पहुंचे, ठीक है। अच्छा अब देखो ये जितनी देर में यहाँ से ए पे बी डैश पे पहुंची होगी उतनी टाइम में बी वाली कहाँ पहुंची होगी, ए डैश। क्यों? क्योंकि दोनों सेम वेव फ्रंट पे है, तो ये जो वेव है और ये वाली वेव सेम वेव फ्रंट पे थी यहाँ पे, तो टकराने के बाद जब निकलेगा तो सेम वेव फ्रंट पे होंगी ये। तो जब ये ए वाला बी डैश पे पहुंचा होगा तो उस समय बी वाला यहाँ पे पहुंचा होगा ए डैश पे, ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक वेव फ्रंट पे है दोनों, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यस सर, बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम बराबर हैं आपस में, ए बी डैश और बी ए डैश आर इक्वल। अब देखो अगर हम ये बोल सकते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो ट्रायंगल है दोनों, कौन से ट्रायंगल, अगर हम देखें ट्रायंगल ये वाला जो ट्रायंगल भी 90 एंगल, इसमें ये 90 होगा, बेस इनका कॉमन है। अगर मैं ट्रायंगल ए बी ए डैश और जो ट्रायंगल कौन सा हो गया आपका ए बी डैश ए डैश, अगर इसको कंपेयर करूं तो इनमें एंगल 90 है ये दोनों एंगल, और ये ए बी इक्वल टू ए बी डैश है, सॉरी ए बी नहीं, ए बी डैश जो है दैट इज इक्वल टू ए डैश बी, ये बराबर है आपस में। और एंगल बी बोल देता हूं इसको, क्या बनेगा ये ए बी ए डैश बोल सकते हो, इक्वल टू है एंगल इसके ए बी डैश ए डैश, तो दो एंगल बराबर हो गए, ये हो गया। अच्छा और क्या है इसमें, और कुछ है, एक साइड कॉमन है, तो इसमें जो है दो साइडें बराबर हो गई आपकी और एक एंगल बराबर हो गया, तो ये ट्रायंगल हो सकते हैं कि क्या कैसा ट्रायंगल है ये, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बिल्कुल बराबर ही हो जाएंगे। यस तो एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा इसका, ये 90 है। सर कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट किया हमने? इस प्रॉपर्टी का नाम क्या बोलेंगे भी आप लोग बताओ क्या बोलेंगे इसको प्रॉपर्टी को, साइड एंगल साइड, यस से बोल सकते हैं। RHS भी हो सकता है। यस सर, RHS नहीं होगा सर इसमें। आरएचएस क्या होता है? सर उसमें बस 90 डिग्री का एंगल आ जाता है, पर होती वो वही SAS सही होती है शायद। अच्छा अब वो तो देख लेना मैथ्स में किससे करा, मुझको दिखा सर RHS में एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। अच्छा ओके, तो देख लेना प्रॉपर्टी कौन सी है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है कुल मिलाकर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि आई और आर जो है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि अगर एंगल ये आई है तो ये भी यहाँ पे आई हो जाएगा आपका ये वाला। सर वैसे कोई प्रॉपर्टी मैच हो नहीं रही है, एक भी नहीं हो रही। एक भी मैच नहीं हो रही? यस सर नहीं हो रही। अच्छा ए आपके दो साइड अगर ये बराबर है और उसके बगल वाली साइड भी बराबर है और सामने वाला एंगल बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट तो होना ही चाहिए ट्रायंगल। ऐसे कोई सर SAS नहीं, SAS भी नहीं हो रही इसमें। अगर आपकी ये और ये साइड बराबर है और ये एंगल है इसमें, और इसमें है ये वाली साइड और ये वाला एंगल, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? आई डोंट नो कौन सी प्रॉपर्टी है। कोई RHS होगा ना सर? सर RHS भी SAS ही होती है, पर एंगल बीच में कहाँ आ रहा है इसमें? नहीं सर RHS होती है कि राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनस होना चाहिए और कोई भी एक साइड होनी चाहिए। अच्छा अब यार मुझे नहीं पता मैथ्स में क्या होता है आपको
जैसे इसमें हाइपोटेनस इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है और राइट एंगल है दोनों। अच्छा, हाइपोटेनस इक्वल है, एक साइड इक्वल है और ये राइट एंगल है यहाँ पर। वैसे भी एक ही ऐसा एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा मेरे ख्याल से, मल्टीपल ऐसा ट्रायंगल एक ही ट्रायंगल पॉसिबल है। क्योंकि आपकी दो साइड फिक्स हो गई ना और ये एंगल आपका फिक्स हो गया, तो फिर तो सब बन नहीं सकता। मेरे को लगता नहीं पॉसिबल है। सही है सर, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके सर, मान लेते कौन चलो मान लो यार। चलो एनीवे व्हाटएवर इट इज, तो ये हमारा ये आ गया। तो इसमें क्या होगा फिर हमारा, अगर हम देखें एंगल यहाँ पे आई और कॉरेस्पॉन्डिंग है या नहीं है? यस सर। देखो एंगल आई और आर कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं, नहीं आ रहे? यस सर। आ रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो एंगल आई इक्वल टू हमारा एंगल आर के बराबर आ गया। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये हमारा प्रूव हो गया रिफ्लेक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं। अब अगर ऐसे हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करना चाहें तो वो भी देख लेते हैं कैसे प्रूव होगा। यहाँ पे अगर आपकी दो साइड बराबर हैं और ये वाला एंगल 90 है तो मल्टीपल ट्रायंगल तो बन सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं एंगल को चेंज कर दूँ। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। लेकिन वो साइड बराबर नहीं है। हाँ सही है, कॉन्वेंटी होगा भाई, साइड बराबर नहीं है। मैं उसको मोड़ दूंगा यहाँ से तो फिर डायग्राम 90 यहाँ आके कट करेगा तो आपस में बराबर नहीं आएंगे दोनों डायग्राम। सही है, कॉन्वेंट तो है ही, प्रॉपर्टी होगी पक्का कोई ना कोई ऐसी। ओके सर। सर राइट एंगल है, कोई भी अगर साइड्स फिक्स कर दी, दो साइड्स, तीसरी साइड तो फिक्स है ही, एंगल भी फिक्स हो जाता है। सही बात है, दो साइड अगर फिक्स है तीसरी फिक्स हो जाएगी क्योंकि आपस में रिलेशन होता है तीनों साइड का हाइपोटेनस में। सही है, कोई प्रॉपर्टी ला सकते हैं एसएस। तो ये तो आप 10th क्लास में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। यस, 9th में। 9th में पढ़ी थी। 9th में पढ़ी, अभी तो याद है आप लोगों को? पर Yes, वही sir. पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? 7th में ही पढ़ी थी। 11th में पढ़ी थी? 7th में पढ़ी थी? ऐसे क्यों? आपके यहाँ 7th में क्यों पढ़ाया था? 7th में भी पढ़ाया था, 9th में भी पढ़ाया था? यस सर, दोनों मैच कर जाते हैं, स्टार्टिंग वही थी। अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो उसमें एक सब कोर्स आता है रियल एनालिसिस, तो उसमें ऐसी चीजें प्रूव करनी होती हैं। पता कैसे प्रूव आते हैं उसमें? बीएससी वगैरह पढ़ाते हैं, उसमें प्रूव करना होता है कि नेगेटिव नंबर आर लेस देन पॉजिटिव नंबर्स, प्रूव करो ऐसे। मतलब बेसिक प्रूव होता है, बिल्कुल बेसिक प्योर मैथ्स होते हैं सर उसमें तो। हाँ, तो रियल मैथ्स होते हैं वहाँ आते हैं सब प्रूव। तो सर ये कैसे प्रूव हो सकता है? वहाँ थ्योरम बताएंगे ना आपको, बेसिक कुछ थ्योरम दे देंगे, उसके बेस पे आपको प्रूव करना होगा। कुछ बेसिक थ्योरम्स होती हैं, उनके बेस पे आपको सारी चीजें प्रूव करनी होती हैं। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जो है ये रे दोबारा रे आके गिरी यहाँ पे 1 2 3। अब ये पहले बना के टकरा गई यहाँ पे सरफेस पे, ये सरफेस अलग है, सरफेस दूसरा अलग है, तो रे टकराई यहाँ पे। अब ये रे टकराई तो ये दूसरे मीडियम में चली जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, ये अपनी स्पीड से मूव करेगी। मान लो कुछ एंगल पे बेंड होके अपनी स्पीड से चल पड़ेगी, जो इसकी स्पीड यहाँ पे होगी। ठीक है, ये एंगल आर हो गया। अब ये कुछ टाइम बाद ये टकराई तो ये अपनी स्पीड से मूव करेगी, ऐसी ये करेगी तीसरी वाली। ठीक है, अब इनका जो है वेव फ्रंट जो है, अगर आप वेव फ्रंट ड्रॉ करोगे यहाँ पे तो ये तीनों जब ये यहाँ पहुंचा होगा, ये यहाँ पे हिट किया होगा, मतलब तीसरी वाली वेव उस टाइम पे थोड़ा आगे होगी, तो वहां से अगर वेव फ्रंट ड्रॉ करूँ परपेंडिकुलर तो ऐसा कुछ काटेगा उसको।
ठीक है। सर ये कैसे? ये तो आपने ड्रॉ कर दिया, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, बस अभी कुछ नहीं किया मैंने। एक बार मैंने थर्ड जहाँ पे कटा है, सरफेस को जहाँ पे काटा है, वहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके सर। ठीक है। अब अगर मैंने ड्रॉ किया तो ये पुराना वेव फ्रंट था, ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुंचा है, तो ये वाला उस समय जो है वाइब्रेशन यहाँ पहुंच गया, ये बोल सकते हैं हम लोग, और ये तीसरा वाला यहाँ पहुंच जाएगा अपनी जगह पे, ऐसे कुछ बोल सकते हैं। तो ये नया वेव फ्रंट बन गया, ये बोल सकते हैं हम लोग। ये किस टाइम का वेव फ्रंट है? जब तीसरी रे टकरा रही होगी सरफेस से, बोल सकते हैं। बताओ सही है ना ये? ये ए भी था और ये आपका ए डैश बी डैश कर लेते हैं, तो नया वेव फ्रंट आ गया। अब नए वेव फ्रंट में आप देखोगे, अब पुराने वेव फ्रंट में आप देखोगे तो एक लंबाई तो ये है और एक लंबाई ये है। क्या ये दोनों लंबाई बराबर होंगी? भाई टी टाइम में ये पार्टिकल, ये वाइब्रेशन बी से ए डैश पे पहुंचा टी टाइम में, और टी टाइम में ही ये वाइब्रेशन ए से बी डैश पहुंचा। तो क्या ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे? नो सर। नो। क्यों अलग होगा? सब मीडियम अलग है, स्पीड अलग है। मीडियम अलग है, स्पीड अलग है, तो डिस्टेंस डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड है मान लो c1 है, तो डिस्टेंस c1 t होगा और ये डिस्टेंस c2 t होगा, ये बोल सकते हैं हम लोग। यस, ये बात समझ में आई सबको? टाइम सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। यस। ठीक है, टाइम सेम है, स्पीड अलग अलग है आपकी, तो ये आएगा। एक मिनट, एक मिनट। ओके, अच्छा, तो ये सब बराबर। आप देखो यहाँ पे ट्रायंगल अगर देखें तो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल की थ्योरम लग सकती है। ये एंगल 90 है, हाँ ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमारा आई था, तो ये आई हो गया मान लो, और ये एंगल हमारा आर था, तो ये वाला आर हो जाएगा। कौन से वाला? ये वाला। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज करते हैं, सिमिलर एंगल की हम साइन आई लगाते हैं। अगर हम साइन आई की वैल्यू निकालें यहाँ पे, तो साइन आई की वैल्यू क्या आएगी? सर वो आर कैसे आ गया? भाई अगर ये आर है तो ये 90 माइनस आर होगा, और ये एंगल 90 है तो ये आर होगा। यस सर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं साइन आई की वैल्यू निकालूं ऊपर वाले ट्रायंगल में, तो साइन आई की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे? c1t a डैश b होगा, तो c1t लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय हाइपोटेनस क्या होगा यहाँ पे? ए डैश लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे साइन r अगर मैं निकालूं तो वो क्या आएगा? क्या आ जाएगा? C2t और ए डैश। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर। c1 बाय c2 आ जाएगा, लाइट की स्पीड वो आ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। यस, तो साइन आई बाय साइन आर म्यू आ गया। तो यानी वेव फ्रंट वगैरह का उसने कंसेप्ट दिया था हाइगन में, तो उससे हम प्रूव कर सकते हैं कि इनका जो रेशो होंगे वो जो है हमारे मैंने जो ये आएगा साइन आई बाय साइन जो आर है वो म्यू के बराबर आएगा। ठीक है, तो वहां से इसमें हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब दोनों सेम। इसमें दूसरा लॉ ये भी है कि रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी दोनों जो है, तीनों जो है सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो उसमें कुछ प्रूव नहीं है, मैंने किताब में लिख दिया बस कि क्योंकि ये सेम उस पर टकरा रहा है
प्लेन में और वो है तो सेम पे लाई कर रहा है, बस ऐसे लिख दिया है। हालांकि प्रूव नहीं है, लेकिन अब जब बोर्ड में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों लॉ प्रूव करने हैं कि वो सेम उस पर लाई करेंगे। उसमें बस ये लिखा है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, आपने जो बनाया डायग्राम, इसलिए ये सेकंड लॉ को भी प्रूव कर रहा है। जबरदस्ती प्रूव कर दिया है, लेकिन फर्स्ट लॉ को ढंग से प्रूव किया गया है। तो जब भी आपका रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन आएगा बोर्ड में, तो आपको दोनों लॉ ही लिखने हैं उसमें, सेम प्लेन पे भी लाई करेगा, वो भी करेगा। ठीक है, तो सेकंड लॉ को लिख देना। तो ये हमारा प्रूव हो गया, फर्स्ट हो गया और फिर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे लिखना है उसके सेम उस पर लाई कर रहे हैं, इसलिए सेम पे ही होंगे सारे। आपके वेव फ्रंट सेम उसमें हैं, तो ये सेम प्लेन पे ही लाई करेंगे आपकी रे सारी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड। ठीक, ये क्लियर हुआ ना? यस सर। लास्ट स्लाइड। डन सर। ओके, अब देखो जैसे वेव फ्रंट वाली थ्योरी है, स्पीड आपकी चेंज हो रही है। जब आप प्रिज्म में या लेंस में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, जैसे लेंस है मान लो, रे आई, तो वेव फ्रंट कैसा होगा इसका? इनिशियली ऐसे होगा। यस अभी यहाँ पे ट्रेवल, ठीक है, यहाँ पे मूव करी तो इसको क्या होगा? कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इसको ज्यादा करना है, तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब बाहर निकलेंगी, तो ये जो सेम वाइब्रेशन होगा, इसमें आगे निकल जाएगा, इसमें पीछे रह जाएगा थोड़ा, है ना? यस तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, राइट? और रे कैसे बनेंगी? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग। ऐसे मान लो ये वाला लेंस होता, इसमें उल्टा हो जाता, इसमें बाहर की साइड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाली रे पीछे रह जाएगी, इसका जो वाइब्रेशन होगा पीछे रह जाएगा, इसका वाइब्रेशन आगे निकल जाएगा, इसका वाइब्रेशन पीछे रह जाएगा। तो वेव फ्रंट जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। और रेस के परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है, तो रेस से परपेंडिकुलर जब बनाओगे तो ऐसे निकलेंगी बाहर, तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये यस सर। सिमिलरली प्रिज्म में जब लाइट आएगी तो मतलब वेव फ्रंट आ रहा है, अब जो नीचे ट्रेवल करेगा बेस में, उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो पीछे रह जाएगा, ऊपर वाला आगे निकल जाएगा। जो रे आएंगी वो ऐसे आ रही होंगी मान लो, और जब जा रही होंगी तो कैसे जा रही होंगी? फिर वो ऐसे, क्योंकि वेव फ्रंट आप कैसे हो जाएगा? तो रे जो है विल बेंड टुवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, मैंने पढ़ा है। क्लियर हुआ? तो वेव फ्रंट में कई सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसे, राइट? ठीक है, ऐसे मिरर में कर सकते हो। जब मिरर आपका केस आया, मिरर केस में जैसे होता है, मान लो एक मिरर है, लाइट गिरी यहाँ पे, तो पहले ये वाली गिर जाएगी, ये वाली गिरेगी तो आगे ये पहले कौन सी गिरेगी? वेव फ्रंट पहले मान लो ऐसे नहीं मानते हम ये मानते हैं कि लाइट पहले स्ट्रेट आ रही है, पहले स्ट्रेट वाला केस लेते हैं, वो इजी होगा। अगर स्ट्रेट वाला केस लेंगे तो पहले कौन सी लाइट गिरेगी? बीच वाली, किनारा वाली? साइड्स वाली। साइड वाली पहले गिर जाएंगी, तो ये पहले बाहर आ जाएंगी, और ये बाद में आएगी, तो ये पहले बाहर आएंगी तो ये आगे रह जाएगी, ये थोड़ा पीछे हो जाएगी, ये फिर ये आगे होगी। तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। यस रेस के परपेंडिकुलर ऐसे बनेंगी, तो ये कन्वर्ट कर देगा रे को, बोल सकते हैं हम लोग ये। यहाँ पे ऐसा गिरेगा तो यहाँ पे बराबर टाइम पे गिरेंगी, एक साथ बाहर आएगी सारी, एक साथ बाहर आएंगे तो फिर क्या होता है? वो सारी एक साथ ही ऐसे निकल जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको कि वेव फ्रंट के से कई सारी चीजें प्रूव हो सकती है। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट की थ्योरी थी। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, जो आपका डेरिवेशन है रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन वाला,
वो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हाइगन के प्रिंसिपल जो दो हैं वो पूछ लेते हैं कई बार, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछते, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है। सर पिछली स्लाइड। अगर यूनिवर्सल प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो 1/30 ये बात अब हमें समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस इन दो बातों पर डिपेंड करता है, ठीक है। 10th क्लास में इतना ही पता, लेकिन मैं आपको बता दूं रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन 10th क्लास में इसके बाद बाहर हो जाती है, इतना मेंशन नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी ये बता दो कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हो गया सर। ओके इंक्रीज होता है और यही बात लागू होने से कंडक्टर। अब इसके आगे जो है जो मेन चैप्टर है वो शुरू हो रहा है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह जो आपने पढ़े थे 11th क्लास में वो सब शुरू हो रहे हैं। पढ़ के आओ सब लोग, देख के आप। सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस 11th क्लास में हमने पढ़ा था साउंड में। यस सर। देखा मुझे आप लोगों ने? यस सर, याद है। देखा नहीं होगा, याद पढ़ होगा। के इसे देख भी लिया था, रिवाइज कर लिया था। इंजीनियरिंग वालों से उम्मीद नहीं करता मैं, मेडिकल वालों से करता हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल में ही फर्क होता है जो मुझे लगता है, मतलब एक्सेप्शन में भी दिया। मेडिकल वाले ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, इंजीनियरिंग वाले मैंने ओवरऑल द थ्रू आउट द लाइफ देखोगे आप, इंजीनियरिंग वाले डिसिप्लिन नहीं होते हैं, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन डिसिप्लिन नहीं होते। दैट इज द डिफरेंस। तो कितने लोग देख के आए? कौन देख के आए? कोई भी लेके आए? कौन ढूंढेगा रजिस्टर है? अच्छा चलो 2 मिनट रुक जाओ बस, मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। 2 मिनट आप होल्ड करो। ठीक है, तो लो यहाँ पर क्या है? लो है proportionality constant। लो is constant of proportionality, constant of proportionality। And लो है specific resistance or electrical resistivity of certain। बेटा गया क्वेश्चन आगे सेकंड टॉपिक के अंदर हमारे, इसका क्या नाम है? और क्वेश्चन का प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हम बोलते हैं जैसे आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने लिखा है इसको आप क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब देखिए फॉर्मूले में R equals to rho into L upon A के अंदर अगर हम रो का यूनिट निकालें, रो का यूनिट निकालें तो देखिए रो का फॉर्मूला ओके। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें जो मेन चैप्टर है आपका वो आवाज आ रही सब लोगों को? यस सर। ओके इसमें जो मेन है आपका वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसके लिए हमें उससे पहले जो है हमें समझना पड़ेगा इंटरफेरेंस के बेसिक कंसेप्ट, सुपरपोजिशन इंटरफेरेंस के, तो वो समझेंगे। उसके बाद हम वाईडीएससी पे आएंगे। वाईडीएससी जो है काफी इंपॉर्टेंट है सबके लिए, मेडिकल वालों के लिए भी, इंजीनियरिंग वालों के लिए भी, और आईआईटी एडवांस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एडवांस के क्वेश्चन तो एडवांस की क्लास में करेंगे। यहाँ पे जो मेडिकल और इंजीनियरिंग के जेई के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में और इंटरफेरेंस में हमें क्या क्या बेसिक कंसेप्ट पता है, ठीक है। तो कुछ डाउट पूछा था बीच में? नहीं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये है, मान लो आपका कि मान लीजिए कि दो या मान लो एक वेव ट्रेवल कर रही है कोई, और वो मीडियम में जो है अलग अलग पार्टिकल में अलग अलग वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगी। तो मान लो किसी पार्टिकल में वो y1 डिस्प्लेसमेंट या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, पहली वेव। अगर केवल दूसरी वेव हो तो डिस्प्लेसमेंट y2 प्रोड्यूस करेगी। तो जो दोनों वेव होंगी अगर एक साथ इसमें आ गई, एक साथ आ गई यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, दोनों वेव अगर आगे 1+2, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा आपका वो कितना होगा? विल बी वेक्टर सम ऑफ y1 एंड y2, ठीक है। पहली वेव किसी पार्टिकल में अगर y1 डिस्प्लेसमेंट कर रही है, और सेकंड वेव अगर सेम मीडियम में उसी पार्टिकल जब वो पास करती है तो y2 डिस्प्लेसमेंट करती है। दोनों वेव अगर आप साथ में प्रोड्यूस कराओगे या एक जगह पे एक टाइम पे आ जाएंगी वो, तो जो डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल का उस टाइम पे होगा वो y1 प्लस y2 होगा। हालांकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि y1 प्लस y2 होगा। मीडियम शुड बी इलास्टिक और लीनियर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कि ऐसा होगा और होता भी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो y1 प्लस y2 इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर ऑब्वियसली फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, when two or more wave motion traveling through a medium superimpose each other, सुपरइम्पोज मतलब कि एक जगह पे एक टाइम पे आ जाए, a new wave is formed with resultant displacement y at any instant equal to the displacement due to the individual waves, ठीक है। तो मैं पीछे कर देता हूँ एक बार, तो मुझे लिखा था उसका छूट गया होगा। When two or more wave motion traveling through a medium superimpose each other, a new wave is formed with resultant displacement y at an instant equal to the displacement due to the individual waves। हमने नोट कर लिया है? यस सर। ओके, तो ये जो है बेसिकली मैकेनिकल वेव के लिए पहले डिसाइड हुआ था, फिर बाद में ईएम वेव में भी ये लगने लगा, तो हम लोग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। यूजुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे और मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो वो सुपर इम्पोज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे होगा तो उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो ई हम लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का। आपके क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ऐसे लिखते हैं हम लोग। यस सर। प्लस 5 ऐसे करना, ठीक है। तो ऐसी क्वेश्चन होंगी इनकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसका 5, ये 5 क्या होता था? यस, इनिशियल फेज। और फेज किसे बोलते हैं हम लोग? पूरा फेज जो होता है वो, इस पूरे को फेज बोलते हैं,
ठीक है, तो ये फेज है। ये क्या होता है इसका एम्पलीट्यूड। जब ऐसा हम लिखते हैं कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर वाई के टर्म में लिखेंगे तो ये एम्पलीट्यूड होगा, साइन या कॉस की इक्वेशन होगी, इनिशियल फेज होगा, टोटल फेज होगा, वो सब चीजें होंगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. ओके, अब जब दो वेव सुपर इम्पोज करेंगी आपस में तो उनमें हमें निकालना है कि उनका वैल्यू कितना होगा, नेट वैल्यू कितना आएगा, वो सब हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो भी पहले लगाते थे आप लोगों को ध्यान होगा। तो जब भी हम ऐसा ड्राइव करते हैं तो वी कैन से दैट कि मान लीजिए एक वेव आपकी y इक्वल टू लेट अस से a sin ओमेगा t और y2 इक्वल टू b sin ओमेगा t प्लस 5। मैंने फेज डिफरेंस 5 ले लिया। मैं ये भी कर सकता इसको 5 मानता प्लस में और इसको 5 मानता, फिर भी आया था, लेकिन मैंने इजी करने के लिए ऐसा मान लिया कि ऐसा होगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो भी आप। अब रिजल्टेंट अगर मेरे को निकालना है तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 होना चाहिए एज पर लॉ, सुपरपोजिशन का जो लॉ है हमारा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो a sin ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t प्लस 5। अब sin a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है? sin a cos b प्लस cos a sin b, ऐसा कुछ बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीजें आई हमारी निकल गई। इसको अब मेरे को एक टर्म में जोड़ना है, सब सारा जोड़ जाड़ के एक टर्म में लेके आना है। तो एक टर्म में लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन ओमेगा टी वाली टर्म एक टर्म ले लेते हैं, तो हो जाएगा a प्लस बी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी एक टर्म ले लेता हूँ, तो ये हो गया b sin 5। अब आप लोगों को ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन किए थे कि कोई अगर ऐसी टर्म आती है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मैक्सिमम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं है ना मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसको y इक्वल टू r साइन ओमेगा t प्लस थीटा। थीटा जो है फेज होगा, दोनों के बीच में फेज निकालने के लिए अलग तरीके हमारे कि फेज कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ एटलीस्ट। तो जो मेरा r होगा वो क्या होगा? रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a क्या होगा यहाँ पे? ये चीज a हो जाएगी पूरी और ये b हो जाएगी अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो। यहाँ पे ये चीज कॉमन है तो ये थीटा हो गई। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब मैं करूँगा तो ये आ जाएगा आपका क्या होगा? सर उसका फेज है वो भी निकाल सकते हैं, जैसे हम एलसीआर सर्किट का निकालते थे वेक्टर मेथड से। वेक्टर मेथड से हाँ निकाल सकते हैं। वैसे बहुत सारे तरीके हैं उसके निकालने के। तो ट्रायंगल बना के भी निकाल सकते हो आप, जो ट्रायंगल वगैरह बनाते हैं ना 11th क्लास में। यस सर, उससे भी निकल जाएगा। तो अभी खैर वहाँ पे मैंने जरूरत नहीं पड़ने वाली हमें ज़्यादा, तो उसमें मैं लिख नहीं रहा उसको। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी अब उसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा आएगी, प्लस यहाँ b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगी। तो b स्क्वायर जब भी आएगा b स्क्वायर cos स्क्वायर और b स्क्वायर sin स्क्वायर आएगा तो वो 1 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ उसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos, ऐसे कुछ बन जाएगा फाइनली, है ना? यस सर। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा रिजल्टेंट आया। तो रिजल्टेंट आपने पढ़ा भी है फॉर्मूला कि r स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi होता है, वेयर phi इज द एंगल बिटवीन दीस टू। जब वेक्टर में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे एंगल की जगह पे फेज डिफरेंस आ जाएगा। फेज डिफरेंस आ जाएगा एंगल की जगह बिटवीन वेव 1 एंड वेव 2। तो रिजल्टेंट का ये फार्मूला हमें यूज करना है जब हमें रिजल्टेंट दिया हो और फेज दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता हो। ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। राइट।
दूसरा जो होता है हमारा आपको पता है इंटेंसिटी जो होती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की होती है। ये प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो रिजल्टेंट होगा आर स्क्वायर को मैं आई रिजल्टेंट लिख सकता हूँ, मैंने के आएगा, के को तुम काट सकते हैं, तो ये आई रिजल्टेंट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं आई वन, ए स्क्वायर को मैं आई वन कर सकता हूँ प्लस आई टू कर सकता हूँ इसको, प्लस टू आ गया ये वाला, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में क्या आएगा रूट ऑफ आई वन आई टू, क्योंकि ए है ना तो ए को रूट आई वन लिख सकता हूँ मैं cos फाइव, तो ये फॉर्मूला भी हो सकता है। इन दोनों में कोई डाउट किसी को? नहीं है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और हमें बार बार इनकी जरूरत पड़ती रहेगी, तो सब लोग जो है इसको याद कर लें क्या हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है ओके। अब जो है अगर मैं बात करूं आर मैक्सिमम या आई मैक्सिमम की बात करूं, तो आई मैक्सिमम के लिए फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos phi 1 cos फाई 1 होना चाहिए, यानी कि फाई हमारा 0 डिग्री होना चाहिए, 0 या pi 0 या पाई भी चल जाएगा, पाई होगा तो फिर क्या होगा, पाई भी चल जाएगा, जैसे pi नहीं चलेगा, वो मिनिमम के लिए है 0 हो सकता है या फिर 2 पाई, 2n पाई होगा। 4 पाई एंड सो ऑन, यानी 2n पाई। तो आई मैक्सिमम होगा जब फाई की वैल्यू ये होगी, और उसका वैल्यू कितना आएगा आई मैक्सिमम? ये आ जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं बिल्कुल रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हमारा आई मैक्सिमम आया। आई थिंक ये सबको बिल्कुल क्लियर है। यस सर। ओके अच्छा, यहाँ पे आप एक हमारा जो फेज डिफरेंस होता है और जो पाथ डिफरेंस होता है, ध्यान होगा आप लोगों को पाथ डिफरेंस दो वेव के बीच का क्या रिलेशन होता है? लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना आता है? 2 pi 2 पाई आता है। अगर डेल्टा एक्स हमारा लैम्डा है तो फेज डिफरेंस 2 पाई का आता है, ठीक है। तो जब भी हमें फेज डिफरेंस निकालना होगा तो वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू फेज डिफरेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा? 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पे जब हमने फाई निकाला था पीछे, तो फाई हमारा क्या आएगा? 2 पाई 4 पाई 6 पाई 2m पाई आएगा। तो अगर मैं पुट करूंगा फाई की वैल्यू तो लैम्डा कितना डेल्टा एक्स कितना आएगा? अगर मैं ये पुट करूं तो लैम्डा कितना आएगा, सॉरी डेल्टा एक्स कितना आएगा? अगर मैं 0 पुट करूंगा 0 ही आ जाएगा। अगर मैं फाई को 2 पाई पुट करूं तो 2 पाई से 2 पाई कट गया तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा डेल्टा एक्स। yes 2 पाई अगर पुट करूंगा तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा। 4 पाई पुट करूंगा तो 2 पाई से 2 बार कट जाएगा, 2 आ जाएगा सामने, तो 2 लैम्डा आ जाएगा एंड फिर 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो यानी ये दोनों जो कंडीशन है सेम है, चाहे आप ये बोल लो and lambda एन लैम्डा इन दोनों बोल सकते हैं। तो ये जो कंडीशन है दोनों सेम है, और एक इसलिए कंडीशन है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट तो नहीं है? सर ये बता देना एक बार। समझ आ गई। भाई हमने यहाँ पे फाई का वैल्यू पुट करा, फाई का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? 0 इक्वल टू 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, तो इधर 0 आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपने 0 पुट किया है इस इक्वेशन में तो आपका डेल्टा एक्स भी 0 आ गया, ठीक है। सर ये डेल्टा एक्स क्या है? पाथ डिफरेंस है,
पार्ट डिफरेंस क्या होता है देखेंगे आगे, जब हम हुआ है वाईडीएससी में आप समझोगे पार्ट डिफरेंस क्या होता है। और 5 ये फेज डिफरेंस। 5 फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस हमारा जो है इक्वेशन से निकलता है। पार्ट डिफरेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है कि लाइट मान लो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके आई और एक आएगी यहाँ से यहाँ, तो इसने इतना पार्ट ट्रेवल किया, मान लो 4 मीटर, इसने किया 2.5 मीटर, तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा इन दोनों में? 1.5 मीटर का। एक ने 4 मीटर ट्रेवल किया, एक ने 2 मीटर ट्रेवल किया, 2.5 मीटर सॉरी, तो डेल्टा एक्स यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। उसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं कि एक्चुअली कितना पार्ट ट्रेवल करके लाइट आई है। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे। तो हमें पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन हमने पढ़ा था 11th क्लास में भी, ये रिलेशन होता है, डेल्टा तो 5 होता है वो इतना होता है। और यहाँ से देख सकते हैं कि 2 पाई का जो फेज होता है एक्चुअली यहाँ पे हम इसका 0 मानते हैं, इसका 360 मानते हैं। तो अगर 360 का पाथ फेज डिफरेंस है तो लैम्डा का पार्ट डिफरेंस है, तो यूनिटी मेथड लगा सकते हो आप, है ना, कि 2 पाई के लिए लैम्डा है तो 1 डिग्री के लिए लैम्डा बाय 2 पाई है, तो डेल्टा एक्स के लिए कितना होगा, या 5 डिग्री के लिए कितना होगा, क्या कर सकते हैं, लैम्डा इंटू 2 पाई इंटू 5 हो जाएगा। 2 पाई के लिए लैम्डा का पार्ट डिफरेंस, 1 डिग्री के लिए या 1 रेडियन के लिए बोलूंगा मैं, लैम्डा बाय 2 पाई का डिफरेंस, तो 5 रेडियन के लिए लैम्डा बाय 2 पाई का पार्ट डिफरेंस, तो ये पाथ डिफरेंस है, तो इसको डेल्टा एक्स लिख सकता हूं मैं। तो ये फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला सेम, 5 बाय 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। तो समझ में फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया फॉर्मूला, ये क्लियर हुआ ये फॉर्मूला? अभी किसने पूछा था? यस सर। क्लियर हुआ कहाँ से आया? यहाँ से आता है फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो उसका देख सकते हो वैल्यू पुट कर करके कि ये सारी वैल्यू 2 पाई के लिए लैम्डा आ जाएगा, 4 पाई के लिए 2 लैम्डा आ जाएगा, 6 पाई के लिए 3 लैम्डा आ जाएगा, तो ये सारी वैल्यू आप चेक कर सकते हो। ओके, तो ये कंडीशन हमारी किसके लिए हो गई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। ये सब सबको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जरूरत पड़ेगी अभी। 2n पाई होना चाहिए तो अगर फेज डिफरेंस की बात चल रही है, और अगर पार्ट डिफरेंस की बात चल रही है तो लैम्डा n लैम्डा होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है जी। इसका मीनिंग ये होता है एक्चुअली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर मान लो कोई वेव है और एक दूसरी वेव है, तो अगर ये सुपर इम्पोज करेंगी तो दोनों वेव एक जगह पे आ जाएंगी। अब मान लो दोनों के क्रस्ट और क्रस्ट एक जगह पे आ गए, तो वेव क्या होगी? बड़ी हो जाएगी ऐसे। यस। अगर एक क्रस्ट और क्रस्ट एक जगह पे आ गए तो ऐसा केस हो सकता है। लेकिन मान लो उल्टा केस हो गया, क्रस्ट और ट्रफ आ गए, तब क्या होगा? जीरो हो जाएगा लगभग। तो इस केस को हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। हम ये बोलेंगे कि डिस्ट्रक्टिव हो गया, एम्पलीट्यूड कम हो गया। और ये वाला कंस्ट्रक्टिव है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाली और ये वाली जो वाइब्रेशन है एक टाइम पे एक जगह पे आ गई। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूँ कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो भाई फेज डिफरेंस ये दोनों का है तो 0 होगा, या फिर 2 पाई होगा, 2n पाई होगा। मान लो ये वेव है, इसका फेज मान लो आपने मान ला 0 या कुछ मान लिया आपने 90 मान लिया सपोज, इसका फिर कितना होगा? 360 प्लस 90। अगले वाले का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 360 प्लस 90, क्योंकि हर एक वेव में 360 का फर्क पड़ जाता है। तो ये फेज आया इनका। अभी दूसरी वेव में मान लो अभी सुपर इम्पोज कर रही है, तो भाई ये वाला जो होगा या तो ये 90 होगा, तो फेज डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच का? 0। या फिर ये जो होगा वो ये वाला होगा, दूसरे वाला, ये भी हो सकता है ये अगले वाला वेव हो इसका, ये वाला, ये भी हो सकता है ये। तो फेज डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच का इस केस में? 360। और ये भी हो सकता है कि ये जो क्रस्ट है ये वाला क्रस्ट ना हो, ये वाला क्रस्ट हो, तीसरा वाला दूसरी वेव का। भाई दो अलग अलग वेव है, तो मैंने कहा दूसरी वेव का कौन सा क्रस्ट है, ये पहला क्रस्ट है, दूसरा क्रस्ट है, तीसरा क्रस्ट है,
चौथा क्रस्ट है, कौन सा क्रस्ट है। तो अगर ये दूसरा तीसरा होगा तो फिर क्या होगा, 360 × 2 होगा, 4 पाई। ये 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई ऐसे हो जाएगा अगला। तो इनमें जो फेज है वो ये हो सकता है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। यह समझ में आई? यस सर। यस सर। ठीक है। पाथ डिफरेंस की बात करूं मैं, तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच में 0 होगा, सेम क्रस्ट होंगे तो। अगर मान लो, लेकिन अगर मान लो इसका ये वाला क्रस्ट है, दूसरे वाले का ये वाला क्रस्ट है, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा। इनके बीच का डिफरेंस लैम्डा होता है ना। अब मान लो दूसरा केस, तीसरा केस हो सकता है कि पहली वेव का ये वाला क्रस्ट है, पहला वाला, लेकिन दूसरी वेव का तीसरा वाला क्रस्ट, ये वाला क्रस्ट है 2 लैम्डा, ऐसे 3 लैम्डा भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या नहीं होगा। तो कंस्ट्रक्टिव वाला समझ में आया फिर सबको, कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है? यस सर। यस सर। किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि पूरा चैप्टर में चलने वाला है यही। नो सर। पिछली स्लाइड देखना। ये वाली क्लियर है सबको? 1 मिनट सर। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बाकी लोगों को, किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है, तो ये या तो स्ट्रेट हो जाएगा या इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अगर मान लो दोनों का रिजल्टेंट डिफरेंट है ये, तो ये भी हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, 0 ना हो, ऐसा कुछ हो जाए। तो ये भी हो सकता है केस, या 0 भी हो सकता है अगर दोनों बराबर होंगे तो। दोनों केस पॉसिबल है। ऐसे बन जाएगा या फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक। सर 0 हो सकता है? हाँ, अगर दोनों का मान लो एम्पलीट्यूड बराबर हो गया, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो नेट 0 हो जाएगा। 0 भी हो सकता है। हो गया सर। ओके। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव, ये हमारा जो है कंस्ट्रक्टिव कंडीशन आई जो हमने लिखी थी सारी ये वाली। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट और ट्रफ वो करते हैं आपस में सुपर इम्पोज। अब क्रस्ट और ट्रफ अगर आ रहे हैं तो इसका फेज मान लो 90 है, तो ये जो ट्रफ है ये कौन सा हो सकता है, ये वाला हो सकता है। यस। तो अगर ये 90 था तो ये 180 था, ये 270 था, ये 360 था। 90 का फर्क होता है इनमें। अगला वाला फिर आप बनाओगे तो अगला वाला फिर 360 प्लस यहाँ पे और 90 आ जाएगा एक्स्ट्रा, फिर 90 एक्स्ट्रा आ जाएगा, फिर 90 एक्स्ट्रा, फिर 90 एक्स्ट्रा। तो मान लो अगर ये वाला और ये वाला, मान लो इस वाली वेव का तो ये क्रस्ट और दूसरी वाली वेव का ये वाला ट्रफ है, तो इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है यहाँ पे? 180 डिग्री का है, 5 डिग्री का है। तो अगर ये वाला क्रस्ट और ये वाला ट्रफ आपस में सुपर इम्पोज दूसरी वेव का कर रहा है, तो कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। तो कौन सा इंटरफेरेंस हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, ये भी हो सकता है कि इसका ये वाला क्रस्ट हो और इसका ये वाला ट्रफ हो। अब कितने का हो जाएगा? इनके बीच में 2 पाई होता है, 3 पाई, और पाई तक ऑलरेडी था यहाँ पे, तो कितना हो गया? 3 पाई। तब भी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। अब मान लो अगली वेव का ये वाला क्रस्ट हो, तो फिर क्या होगा? 2 पाई और ऐड हो जाएगा, 5 पाई। 5 पाई। तो 5 पाई आ गया, तब भी डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं इन जनरल? 2n + 1 या 2n - 1 भी लिख सकते हैं। वैल्यू आपकी फिर n की वेरी करेगी वैसे। तो इस केस में यू हैव द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? ठीक है। अगर हम सी इसको मान लो, चलो डी इसको मान लेते हैं, ई एफ। तो ये केस क्या था जब आपका ए और उसका दूसरे वाली वेव का बी था मान लो, और एक केस था जब ए और दूसरे वाली वेव का डी केस था, ए और एफ केस थे, ऐसा हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें लैम्डा की टर्म में, तो लैम्डा की टर्म में पहले वाले केस में कितने का पार्ट डिफरेंस है दोनों में, ए और बी पॉइंट पे? लैम्डा बाय 2।
अगर ए और बी को देखें तो लैम्डा बाई 2 है, क्योंकि पूरा लैम्डा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये आधा लैम्डा है। तो ए बी में जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा बाई 2 है और इंटरफेरेंस हो रहा है डिस्ट्रक्टिव। अगर मैं ए और बी को कंपेयर करूँ तो कितना है? 3 लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा, क्योंकि यहाँ से तक लैम्डा हो जाएगा और एक्स्ट्रा यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है, तो ये होगा 3 लैम्डा बाई 2। और अगर मैं ए और एफ की बात करूँ तो 5 लैम्डा बाय 2। एक और लैम्डा ऐड हो जाएगा इसमें, तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ कि अगर मेरा 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है तो इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रक्टिव। तो ये समझ में आया सबको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कैसे, कितने क्या कंडीशन है उसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए डिस्ट्रक्टिव के लिए? यस सर। अच्छा, तो हमने जो यहाँ पे मैक्सिमम निकाला था कंस्ट्रक्टिव के लिए निकाला था, ये जो निकाला था, तो हमने यहाँ पे 0 डिग्री मान के निकाल लिया था। जब 2 पाई रखोगे तो सेम वैल्यू आएगी कॉस की वैल्यू 1 आएगी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, तो यहाँ पे वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम डिस्ट्रक्टिव निकालना है तो वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी पड़ेगी, 90 या फिर 3 पाई पाई पुट करनी पड़ेगी, 180 या फिर 3 पाई पुट करनी पड़ेगी या 5 पाई। तो कॉस की वैल्यू कितनी आती है पाई पे? -1। तो यहाँ पे जो वैल्यू है कॉस की वो -1 आएगी, तो ये i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2 हो जाएगा, कुल मिला के रूट ऑफ i1 माइनस i2 हो जाएगा। तो अगर आप डिस्ट्रक्टिव वाले केस में पुट करेंगे तो जो i का वैल्यू आएगा इससे पाई या 3 पाई या 5 पाई पुट करके वो वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस में। तो i मिनिमम जो होगा आपका वो हो जाएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 into cos 2n plus 1 pi which is -1, ये -2 रूट i1 i2 हो जाएगा। तो ये रूट i1 के साइड सॉरी माइनस i1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा i मिनिमम का वैल्यू है, i मिनिमम। ठीक है, तो कंडीशंस क्लियर हुई सबको और वैल्यू क्लियर हुई, कितनी कितनी वैल्यू आएंगी, कितनी कितनी वो होगी, कंडीशन होगी यहाँ पे। अगर मैं आर मैक्सिमम की बात करूँ तो आर मैक्सिमम कितना आएगा, तो मैं आई मैक्सिमम की बात करी, आर मैक्सिमम की बात करते कितना आएगा? ए और बी था दोनों का एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा? ए प्लस बी। और आर मिनिमम कितना आएगा? ए माइनस बी। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले हमें ध्यान होने चाहिए कि हमारा कौन सा फॉर्मूला होगा। ठीक है, अगर ये बराबर हो गया तो क्या आएगा फिर? इफ ए एंड बी आर इक्वल 2a हो जाएगा मैक्सिमम, मिनिमम से तो आर मैक्सिमम हो जाएगा 2a, आर मिनिमम हो जाएगा 0। इंटेंसिटी अगर बराबर हो गई दोनों की, i1 इक्वल टू i2 हो गई, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? i max 4i। i max अगर आप सॉल्व करोगे तो 4i आएगा यहाँ पे, और i मिनिमम 0। तो अगर ये बराबर वाला केस हो गया, स्पेशल केस ये भी होता है कई बार कि बराबर हो जाते हैं, तो वहाँ पे ये सब वैल्यू आएगी। तो ये आपका पूरा समरी है जो हमने अभी तक देखा है। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहाँ पर सबको? यस सर। ओके, तो अब इसके कुछ जो है न्यूमेरिकल हैं जो हम करेंगे, तो यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। एक लिंक आपको अलग मिला हुआ है क्लास का, सेम लिंक मिला हुआ है? सेम लिंक है, तो ठीक है, आप लोग म्यूट करके अभी ब्रेक ले लो, 15 मिनट बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है? चलिए सर 6 बजे 40 हो रहे हैं, 55 तक हाँ आ जाना है।
सर 6 तक दे दीजिए। चलो 6 तक ले लो, फिर मैं लेट तक पढ़ाऊंगा फिर। चलो 6 तक। हाँ सर आप लेट तक पढ़ा देना। आई थिंक मेरे 6 बजे तक क्लास, वैसे भी 6 बजे। हाँ ठीक है, 6 बजे तक, 6 बजे मिलते हैं। चलिए मैं लंच भी कर लेता हूँ, लंच भी नहीं किया चलो डाउट के चक्कर में ना, लंच कर लेता हूँ पहले। ओके सर। चलिए ठीक।